डीएलएड सेकेंड फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों का स्वागत है। और यह शांति शिक्षा में सतत प्रयास विषय के अंतर्गत जो व्यक्तित्व की चर्चा हो रही थी, व्यक्तित्व में सामाजिक विकास, इसका दूसरा भाग है, जो कि व्यक्तित्व में विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो उसके स्वरूप बताए गए हैं, कितने प्रकार के होते हैं। अब उसका दूसरा भाग है, ये विलियम जेम्स के अनुसार क्या है और न्यूमैन विश्लेषणात्मक सिद्धांत को मानते हैं, इन सभी बातों की चर्चा की गई है। और इसके बाद संपूर्ण चर्चा के बाद व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास का जो मूल बिंदु है, इसमें व्यक्तित्व एवं सामाजिक गुणों का विकास आदि की चर्चा हम करेंगे। इस पॉइंट को विस्तृत रूप से और हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं यह वीडियो और आप अच्छी प्रकार से इसे ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। तो जैसा कि चर्चा की गई है, व्यक्तित्व का स्वरूप, व्यक्तित्व के स्वरूप में इसके पहले हम विभिन्न बातों की चर्चा कर चुके हैं इसके पहले वीडियो में। अब दूसरे वीडियो में आपके आ रहे हैं विद्वान विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने दो प्रकार के व्यक्ति बताए हैं। दो प्रकार के व्यक्ति कौन कौन से होते हैं? उन्होंने कोमल हृदय वाले और कठोर हृदय वाले दो प्रकार के व्यक्ति बताए हैं। देखिए, शब्द से ही पता चलता है, कोमल हृदय और कठोर हृदय। कोमल हृदय का आधार क्या है? अमूर्त सिद्धांतों के द्वारा निर्देशित होता है व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति बुद्धिजीवी होते हैं, आशावादी होते हैं और आदर्शवादी प्रकृति के होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये आस्तिक विचारधारा के होते हैं। आस्तिक का आशय यह होता है कि ईश्वर में विश्वास रखना, सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था को मानना, और ये पूर्वाग्राही होते हैं। कठोर हृदय वाले व्यक्ति जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ऐसे व्यक्ति की अपेक्षा, विचारों की अपेक्षा वे शरीर संवेदनाओं को अधिक महत्व देते हैं। विचारों की अपेक्षा का आशय यह है कि वो अपने शरीर को ज़्यादा महत्व देते हैं। ये भौतिकवादी विचारधारा के होते हैं और कहीं न कहीं ये आध्यात्मिक विचारधारा के भी होते हैं कठोर हृदय वाले। अब हम आगे बढ़ते हैं। न्यूमैन तथा स्टर्न ने व्यक्तित्व को दो भागों में वर्गीकृत किया है, विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक व्यक्तित्व। तो विश्लेषणात्मक व्यक्ति किसी बात के सूक्ष्मतम अध्ययन में बड़ी रुचि रखते हैं, यानी किसी बात को अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके कौन कौन से और पक्ष हो सकते हैं। संश्लेषणात्मक व्यक्ति समीक्षा करना प्रायः पसंद नहीं करते हैं। इस प्रकार से विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक यानी विभिन्न बातों को चिंतन के माध्यम से, मनन के माध्यम से जानने का प्रयास करना आदि सम्मिलित है। और इसमें एक विद्वान है सेल्डन महोदय, जैसा कि पहले चर्चा की है। सेल्डन महोदय ने जो व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, उसी में ये सेल्डन महोदय शारीरिक गुणों के आधार में इसे 3 भागों में बांटा उन्होंने। कोमल एवं गोलाकार व्यक्तित्व, आयताकार, लंबाकार आदि चर्चा होती है। अब हम आते हैं मुख्य बिंदु पर। मनोविश्लेषणवादी युंग ने व्यक्तित्व को 2 भागों में बांटा है। तो युंग महोदय ने 2 भागों में बांटा है। एक है अंतर्मुखी व्यक्तित्व और दूसरा बहिर्मुखी व्यक्तित्व। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व क्या होता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। और इसकी जो विशेषताएं हैं, यानी जो व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं वह क्या हैं? तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व की जो विशेषताएं हैं वह, ये जो व्यक्ति होते हैं वो बाह्य जगत की वस्तुओं में कम अनुराग रखते हैं, एकांगी होना चाहते हैं, यानी अपना अकेला रहना पसंद करते हैं, कर्तव्य परायण होते हैं, उनको जो काम दिया जाए वो करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, ध्यान रखकर काम करते हैं। व्यवहार कुशल नहीं होते हैं, यानी व्यवहार कुशल का आशय होता है कि हंसी मजाक करना या सामाजिक इस तरह से जो बातें होती हैं वो उससे वो दूर रहना चाहते हैं। लोकप्रियता के इच्छुक नहीं होते हैं, इनका यह आशय है। युंग ने अंतर्मुखी व्यक्तित्व के विचार को भाव प्रधान माना है, विचार प्रधान और भाव प्रधान माना है, और ये तर्क प्रधान मानते हैं। ये इनका मानना है कि जब किसी बात को मानने के लिए उनसे कहा जाता है तो उसके पीछे वो तर्क ढूंढते हैं कि हम ये ऐसा क्यों करें।
और इस दृष्टि में चार रूपों में उन्होंने विभक्त किया कि ये जो व्यक्तित्व वाले होते हैं वो चिंताग्रस्त होते हैं, विभिन्न वस्तुओं के प्रति बहुत सजग रहते हैं, यानी कोई यदि घटना घटने वाली है या घट सकती है इन बातों पर वो बहुत सजग रहते हैं, ऐसे व्यक्तित्व वाले होते हैं। आज्ञाकारी होते हैं, अच्छे लेखक होते हैं, वक्ता नहीं होते, वो चिंतन का अधिक ध्यान रखते हैं और अनेक मनोवैज्ञानिक चिंतन करने वाले व्यक्तित्व के धनी होते हैं। इस प्रकार से आता है। अब आता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। तो जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं वो बाह्य रुचि, यानी उनकी बाह्य जगत में बहुत रुचि है, बाहरी जगत में उनकी रुचि अधिक होती है। ये कार्यकुशलता की इनकी जो मात्रा होती है वो अंतर्मुखी व्यक्ति की अपेक्षा अधिक होती है। अचेतन मन स्वार्थी प्रवृत्ति और चेतन मन में स्वार्थ के प्रति घृणा होती है, यानी इनका यह मानना है कि जो इनका अपना व्यक्तित्व है ये अपने व्यवस्था में अधिक मन लगाते हैं, भविष्य के लिए इनका इससे कोई लेना देना नहीं उतना रहता है। ये जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं ये सबको प्रसन्न रखने वाले और प्रशंसकों में घिरे रहने वाले होते हैं, यानी ये चाहते हैं, अपेक्षा करते हैं कि हाँ हमारी बातें सब सुने और ज़्यादा अपने भाव और व्यवहार को प्रकट करने की इच्छा रखते हैं और करते भी। व्यवहार कुशल होते हैं, विचार प्रधान होते हैं, यानी अपने विचार को रखने वाले होते हैं, निर्णय भी ले पाते हैं, साहस प्रवृत्ति के कार्य करने वाले होते हैं और अपने कार्य के प्रति दृढ़ होते हैं, यानी जो काम करना चाहते हैं उसको करके देखते हैं, करना ही चाहते हैं। शासन करने वाले स्वभाव के होते हैं और छोटे मोटे कष्ट जो होते हैं उसमें जीवन में बहुत सारे कष्ट आते हैं तो उन कष्टों से वो घबराते नहीं। इस प्रकार से अनेक गुणधर्म इसमें पाए जाते हैं। बाह्य जगत से इनका लगाव होता है, सामाजिक लगाव होता है, स्वयं की पीड़ा और परिस्थितियों की चिंता नहीं करते हैं, ये चिंता मुक्त होते हैं। इस प्रकार से अनेक विशेषताएं इनमें देखने को मिलती है। अब हम चर्चा करते हैं व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास, जो कि एक व्यक्तित्व के विकास में समाज का क्या रोल होता है, समाज के किन गुणों का उस पर प्रभाव पड़ता है, इन सभी बातों की चर्चा होने जा रही है। तो व्यक्तित्व में समाज एक दूसरे की किस तरह से घनिष्ठ संबंध रखते हैं इसकी चर्चा हम देखेंगे, करेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति समाज में समायोजन करने की क्षमता तभी उत्पन्न हो पाता है उसमें जब उसके गुणों को सीखता है, यानी उसके गुणों में अपने आप को ढाल लेता है। तो इस प्रकार से व्यक्तित्व एवं सामाजिक गुणों का विकास क्या है? तो व्यक्तित्व एवं सामाजिक गुणों का विकास समाज में सम्मान प्राप्त करना है। सम्मान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति क्या करता है? सामाजिक गुणों को अर्जित करता है। जैसे किस प्रकार से हम समाज का विकास कर सकते हैं, समाज का हित कैसे चाह सकते हैं, और अनेक महापुरुषों के गुणधर्मों को देखता है, जानता है, सीखने का प्रयास करता है और अपने गुणों में समाहित करता है। जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे बहुत सारे विद्वान आए, राजनेता आए और दार्शनिक चिंतक आए जो उनके विचारों से, उनके गुणों को सीख करके हम सामाजिक गुणों को अपने में समाहित कर सकते हैं। इस तरह से दूसरा पॉइंट आता है व्यक्तित्व एवं सामाजिक परिवर्तन। जब तक किसी सामाजिक व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है तब तक कोई समाज का विकास नहीं होता है। अतः समाज में, भारतीय समाज में अनेक प्रकार के अंधविश्वास, बुराइयां विद्यमान हैं, और लेकिन अनेक विद्वानों और महापुरुषों ने जन्म लिया और धीरे धीरे बहुत सारे जो कुरीतियां हैं, अंधविश्वास है, बुराइयां हैं, उसको धीरे धीरे समाप्त करने का उन्होंने प्रयास किया। ऐसे व्यक्तित्व के धनी व्यक्तियों की दार्शनिक जो दृष्टिकोण है उसकी चिंतन करना, उसको अपने जीवन में उतारना भारतीय समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तभी हम अंधविश्वास को समाप्त कर सकते हैं और सामाजिक परिवर्तन हो सकता है। इस तरह की चर्चाएं आती हैं। व्यक्तित्व एवं समायोजन में व्यक्तित्व एक प्रमुख अंग होता है। समायोजन का आशय यह है कि एक सामाजिक क्षमता का विकास करना। जैसे हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के अनुकूल व्यवहार कर सकें। सामान्य शब्दों में यदि हम कहें तो समायोजन वह होता है।
समाज हमारे द्वारा की गए अनेक कार्यों का विरोध ना करे। हम जो कार्य कर रहे हैं वह समाज के लिए उपयोगी हो, अनुपयोगी ना हो। इस प्रकार से समायोजन। अच्छे व्यक्तित्व के यही लक्षण होते हैं कि व्यक्ति में जो व्यवहार हो वो समाज स्वीकार करे। इस प्रकार से आता है व्यक्तित्व एवं सर्वांगीण विकास। व्यक्तित्व एवं सर्वांगीण विकास की स्थिति एक दूसरे से संबंधित है। जैसे महापुरुषों का व्यक्तित्व सर्वांगीण विकास से उत्पन्न होता है, किसी क्षेत्र में वह अपनी अलग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनकी छाप हमारे जीवन में रहता है। जैसे स्वामी विवेकानंद का नाम आता है, महात्मा गांधी का नाम आता है, जैसे कि पहले हमने कहा। वो आध्यात्मिक क्षेत्र में, सामाजिक, दोनों क्षेत्रों में उन्होंने अच्छा कार्य किया है और विकास किया है, लोगों में विश्वास दिलाया है। तो एक अच्छे व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास इन्हीं सभी गुणों से समाहित करके संभव हो सकता है। इस प्रकार से अब हम आगे देखते हैं, आता है व्यक्तित्व एवं सांस्कृतिक विकास। तो व्यक्तित्व एवं सांस्कृतिक विकास के अंतर्गत आता है कि व्यक्तित्व एवं सांस्कृतिक विकास का घनिष्ठ संबंध है। एक महोदय हैं फारिस महोदय ने व्यक्तित्व एवं संस्कृति का एक वैयक्तिक पक्ष माना है। संस्कृति का संबंध सदैव समाज से होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि सांस्कृतिक विकास संबंधी गुणों का समावेश व्यक्तित्व में पूर्णता को प्रदर्शित करती है। इसके बाद आपका आता है व्यक्तित्व एवं मानवीय मूल्य। तो मानवीय मूल्य कौन से होते हैं? तो व्यक्ति का जो श्रेष्ठ कार्य होता है, यानी जो व्यक्तित्व होता है वह श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वह मानवीय गुणों के विकास में सहायक होता है। वैश्विक स्तर पर हमारे जो महान भारतीय समाज में जो महापुरुष हुए हैं उनके नाम लिए जाते हैं। क्योंकि उन्होंने मानव हित में बहुत सारे कार्य किया है। इसलिए मानवीय जो गुण होते हैं वे सामाजिक विकास की व्यवस्था में अनिवार्य अंग के रूप में माने जाते हैं। इस प्रकार से कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से मानवीय मूल्य जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं। अब आता है व्यक्तित्व एवं व्यापक सोच। व्यापक सोच, एक अच्छे व्यक्तित्व में व्यापक सोच का एक अलग प्रभाव होता है। व्यापक सोच के आधार पर ही समाज का विकास संभव होता है। जैसे कि माता पिता बालक को खाने की वस्तु देकर उसे अन्य बालकों में बांटने के लिए कहते हैं, तो इससे बालक में प्रारंभ से व्यापक सोच विकसित होती है कि जो वस्तु है सिर्फ उसके लिए नहीं है अपितु पूरे समाज के लिए, और हमें एक दूसरे का सहयोग और एक दूसरे को समझना होगा। और आगे चल के वह परिपक्व होता जाता है, समाज के लिए वह हित में कार्य करता है। तो इसलिए व्यापक सोच बहुत आवश्यक होता है, चाहे वह हमारे माता पिता हों, चाहे समाज के अन्य लोग हों। अब आता है व्यक्तित्व एवं कर्तव्य। कर्तव्य का अपना एक महत्व होता है। संपूर्ण व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। व्यक्तित्व में कर्तव्य परायणता का जो भावना है उसका समावेश होना चाहिए, जिससे नागरिक गुणों का विकास हो और संपूर्ण व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य को समझे, क्योंकि नागरिक कर्तव्य प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करने के प्रति जागरूकता प्रदान करती है, जागरूक भावना उदय करती है। इसलिए व्यक्तित्व में कर्तव्य परायणता कहीं न कहीं अवश्य निहित रहती है। अब हम नए बिंदु पर आते हैं, व्यक्तित्व का विकास एवं निर्धारण। यह एक बिंदु है जिसमें व्यक्ति का बाह्य आचरण, उसकी जन्मजात तथा अर्जित प्रवृत्तियों एवं उसकी आदतों के भाव को प्रदर्शित करती हैं, उसके स्वभाव में जो निर्धारण करती हैं। स्थायी भाव और उसके आदर्श जीवन मूल्य, ये सभी मिलकर के एक स्थायी भाव का निर्माण करता है, जिसमें आदर्श स्व का जन्म देता है। मानव के व्यक्तित्व का प्रमुख आधार इसी स्व से जुड़ा है। तो इसके विभिन्न लक्षण हैं, जो कि लक्षण आप देख रहे होंगे, जिसमें शारीरिक तत्व आता है। शारीरिक तत्व का अंतर्गत व्यक्ति का रंग, रूप, भार, शारीरिक सौष्ठव, वाणी एवं स्वर आदि आते हैं।
यानी एक शरीर के रूप में व्यक्ति का निर्धारण कैसे होता है, शरीर के विकास के रूप में व्यक्ति का निर्धारण कैसे होता है। और इसके बाद आपका आता है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम का आशय है बालक वंशानुक्रम में सामान्य प्रवृत्तियाँ होती हैं किसी व्यक्ति की, कुछ मूल प्रवृत्तियों में जन्म लेते हैं, मूल प्रवृत्तियाँ उनकी रहती हैं। संवेग कोई अधिक, इसमें संवेग की अधिकता पाई जाती है, बुद्धि की अधिकता पाई जाती है, किसी किसी में कार्य क्षमता की अधिकता पाई जाती है। स्नायु मंडल प्रतिक्षेप और चालक और कुछ आंतरिक स्वभाव को अधिक प्राप्त करते हैं। यानी इस प्रकार की जो विशेष बिंदु हैं, पॉइंट हैं, जिसमें संवेग, बुद्धि, कार्य क्षमता, इसके आधार पर भी विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व का विकास होता है, जो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती हैं। वातावरण का संबंध है व्यक्ति में, मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रभाव वातावरण पर पड़ता है और वातावरण से उसे प्रभावित करते हैं। इसमें आगबर्न और निमकाफ महोदय उन्होंने बताया है कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने में प्राकृतिक यानी भौतिक वातावरण की उपेक्षा नहीं की जा सकती। वे मानते हैं कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने में जो वातावरण है और प्राकृतिक संसाधन है उसका बहुत बड़ा योगदान है। अतः उन्होंने इस प्रकार से कहा। वातावरण के विभिन्न प्रकार उन्होंने बताए, पारिवारिक वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण, मैत्रिक मंडली का वातावरण और विद्यालय का वातावरण। इन विभिन्न वातावरणों में उसका विकास अलग अलग निर्धारण होता है। सांवेगिक तत्व के रूप में संवेगों का एक मनुष्य एक पुंज होता है, व्यक्तित्व को प्रभावित करता है संवेग, इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। व्यक्ति के बाह्य जगत यानी बाह्य वातावरण और अंतर्मुखी ग्रंथियों का भी संवेग से अच्छा प्रभाव होता है। कुछ व्यक्ति मिलनसार होते हैं, हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं, साहसी होते हैं। यही कारण है कि वो एक दूसरे पर शीघ्र ही अपना प्रभाव जमा लेते हैं। और कुछ चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, उदास प्रवृत्ति के होते हैं। तो इस प्रकार से सांवेगिक रूप से में भी अलग अलग व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। लिंग तत्व के रूप में पुरुष और स्त्री में बहुत अंतर होता है। पुरुष साहसी जगत से संबंध रखते हैं, एक निर्भय प्राणी के रूप में कार्य करते हैं, जबकि स्त्री सामान्य रूप से लज्जाशील और डरने वाली, बाह्य जगत के सामने न आने वाले स्वभाव में अधिक संबंध रखता है। हालांकि कार्यकाल और देशकाल परिस्थितियों में इन गुणधर्मों में बहुत सारे अंतर हो गए हैं, लेकिन वास्तविक रूप में कहीं न कहीं सामाजिक व्यवहार में इस तरह से देखने को मिलता है। अनेक प्रकार की कठिनाइयों से वो जूझती रहती हैं, स्त्रियों में इस तरह के गुण आते हैं। मानसिक तत्व के रूप में आता है कि मानसिक तत्व बुद्धि, कल्पना, तर्कशील, प्रत्यक्षीकरण में, निर्णय लेने क्षमता में अलग अलग प्रकार के गुणधर्म मानव में पाए जाते हैं। इसका भी निर्धारण व्यक्तित्व करता है। स्मृति का बहुत अच्छा महत्व होता है और इसमें बुद्धि सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व का कार्य करती है, तत्व होती है। सांस्कृतिक तत्व के रूप में भी आता है। हमारे संस्कार समूह हमारे पूर्वजों से प्राप्त होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है और इसके अंतर्गत हम उनकी समस्त बातों को, उनकी विचारधाराओं को एक दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित करते रहते हैं और ये पीढ़ियाँ हमें अनेक संस्कार को निर्धारण देती है। इसलिए अनेक विद्वानों ने अलग अलग बातों को स्वीकार किया है। सामाजिकरण के रूप में बातें आती हैं कि मनुष्य में व्यक्तित्व का समाज पर व्यक्तित्व पर समाज का प्रभाव होता है। वो सामाजिक होने के लिए अनेक प्रयत्न करता है और उसके अनेक कारक होते हैं जो उसे प्रभावित करते हैं और इन कारकों में अभिप्रेरणा, चरित्र, बौद्धिक क्षमता, रुचियाँ, अभिवृत्तियाँ आदि विभिन्न बातें सम्मिलित हैं। तो ये विभिन्न जो व्यक्तित्व है यानी व्यक्ति के जो स्वरूप हैं निर्धारण में, उन्हें अनेक गुणधर्मों का समावेश होता है। इस प्रकार से हम व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास के अंतर्गत यानी जो आपके व्यक्तित्व एवं विकास का निर्धारण है उसको हम समझे हैं। अब अगला वीडियो यानी आपके अनेक अन्य बिंदुओं पर, अनेक टॉपिक, अलग टॉपिक पर अब बिंदु आएंगे। व्यक्तित्व का जो महत्वपूर्ण बिंदु था यानी पॉइंट था, वो सभी इस वीडियो में बता दिया गया है। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक बार देखें और दूसरों को भी दें और इसके साथ ही धन्यवाद।